हेलो हेलो हेलो। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस नए चैनल पर, इस नए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी का वेलकम इस बैच में, जिसका नाम है आकाश बैच। ये किस चीज के लिए होने वाला है? ये साइंस के लिए होने वाला है। और कौन से सेशन के लिए? 2026 और 27। इस सेशन के लिए हम इसे शुरू करने वाले हैं। क्लास 10th के लिए होने वाला है। तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप सबका स्वागत इस चैनल पर। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है साथियों। जब भी आप वीडियोस देखेंगे, एक रिक्वेस्ट है मेरी, बस कृपया करके आप अपनी नोटबुक और आप अपना पेन, ये दोनों प्लीज साथ लेके आना। क्योंकि आप सभी की ना एक आदत हो गई है, बहुत बेकार, हम सबकी, आप सभी की क्या हमारी भी, कि हमें ना हर चीज चाहिए पीडीएफ में। देखिए, पीडीएफ से आपको ना इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको रीड करना बहुत मुश्किल है। मतलब उसको रीडिंग तो हम बिल्कुल ही नहीं करते, उससे रीडिंग रिवाइज ये सब तो बिल्कुल कोई करता ही नहीं है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी कृपया करके नोटबुक और पेन जरूर लेके आइए, ताकि आप सबके नोट्स बने। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि जो आपके हैंड रिटन नोट्स है ना, जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। उनका कोई तोड़ नहीं है। और उससे क्या होगा ना, जब आप नोट्स बना रहे होगे तो आपका लेक्चर में दिल भी लगा रहेगा। अदरवाइज आप पता क्या करोगे, आप देखोगे इसको मूवी की तरह, तो रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट है कि कृपया कर कर आप सबको एक काम जरूर करना है। क्या? कि आप सबको नोट्स जरूर बनाने हैं। अब रोकिए, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए। क्योंकि वो फिर वो वीडियो की तरह आप देखोगे, मूवी की तरह देखोगे, तो कोई बेनिफिट नहीं है। चलिए, आकाश बैच की शुरुआत करते हैं। मेरा खुद का नाम भी आकाश है, ठीक है? तो आकाश बैच की शुरुआत, सबसे पहले हम कोशिश, कौन सा चैप्टर तैयार करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 1, आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 1। और मुझे चैप्टर 1 से अच्छा कौन सा चैप्टर हो सकता है शुरुआत करने के लिए, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, आप सबको एक बात जरूर पता होगी कि जो आपकी जो क्लास 10th की साइंस है आपकी, उस साइंस के अंदर 3 पार्ट होते हैं। तो आप सबको जरूर पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक होता है आपकी केमिस्ट्री, एक होती है आपकी बायोलॉजी या बायोलॉजी, और एक होती है आपकी फिजिक्स। ठीक है, ये 3 पार्ट आपकी साइंस के अंदर होते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट है, ये चैप्टर, मतलब ये जो चैप्टर 1 का केमिस्ट्री का हिस्सा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत मेरे द्वारा, आप सभी के लिए आकाश भैया बोल सकते हैं। पिछले 5 सालों से मैं बच्चों को साइंस ही पढ़ा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या है? तो शुरू करते हैं, और देखिएगा आपको बहुत ही मजा आएगा। आप पॉज करके, जैसे मैंने बताया, आप रोक सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ये एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस जिसकी नई प्रॉपर्टी होती है वो बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल? डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इस पे ना स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर पेपर देखेंगे ना, तो कभी पता है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर केमिकल रिएक्शन। अब हम सब की आदत क्या होती है, अभी मैं समझाऊंगा। हम सब केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं ऐसे कि जैसे मान लो कि जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा C+O2CO2, और आपको ऐसे आदत होती है। अब दिक्कत क्या है कि वो ऐसे दे ही नहीं रहा है, वो वर्ड की फॉर्म में दे रहा है। तो इसीलिए ये एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि वर्ड की फॉर्म में आ रहा है। तो क्या क्या? डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। आगे के 2 टॉपिक समझने से पहले आप इसको समझिएगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, इसमें दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि मैंने मान लिया कि 2 सब्सटेंस थे, वो मिले और उनसे एक नया सब्सटेंस बना। यही क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जैसे लिखा, प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। उसके अंदर मैं इसी एग्जांपल समझा रहा हूँ। ये न्यू सब्सटेंस बना, इसके बारे में पहले कोई डिस्कशन नहीं था। इसकी नई प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, और ये इसकी नई प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ना तो ए ना तो बी की प्रॉपर्टीज के अंदर होंगी, एक नया सब्सटेंस बनेगा। अब एक और बात आगे देखिए, मैंने लिखा है कि रिएक्टेंट क्या होता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंसेस
विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे इसी एग्जांपल से समझिए, ये जो दो है ना यहाँ पे, ये A + B लिखा हुआ है मैंने, ये क्या है, इन्हीं को बोलते हैं हम रिएक्टेंट। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट। इन्हें क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इन्हें हम, रिएक्टेंट। अब ये जो C है, जैसे यहाँ पे लिखा ना दी सब, अब इसी को समझते हैं ऐसे, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म हो उनको क्या बोलते हैं हम, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। अब जैसे वही एग्जांपल, जैसे लिखा है A + B gives C, तो ये जो C है ना यहाँ पे, ये क्या है, प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। रिवीजन जरूरी है बच्चों, आप अगर रिवाइज करोगे ना बार बार, क्लास में ही 2-3 बार रिवाइज करोगे तो बिल्कुल आपके कंसेप्ट को दिमाग में बैठ जाएगा। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, वो प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिनकी अपनी नई प्रॉपर्टी होती है। उसके एग्जांपल क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। और फिर मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मैंने लगाए हैं यहाँ पे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम सब वर्ड की फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन मतलब हम सब ये सिंबल्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, वर्ड की फॉर्म में आ जाता है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो पार्ट मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट हमेशा मतलब कि लेफ्ट साइड पर लिखे जाएंगे। अभी हम केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे, और है ना। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और वो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, जो किसी नाम से समझ में आ रहा है, जो किसी केमिकल रिएक्शन में बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, और वो हमेशा राइट साइड में लिखा जाएगा। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम चलते हैं आगे कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई, तो वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिनसे आपको पता चले कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। मतलब इसको आसान से समझिए कि क्या क्या हो सकता है ना। अगर मैं यहाँ लिख दूं तो क्या क्या हो सकता है ना। मैंने लिख दिया क्या क्या हो सकता है, इजी रहेगा। अब जैसे पहली चीज क्या है, चेंज इन स्टेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई चीज रिएक्शन से पहले थी सॉलिड, और रिएक्शन के बाद वो क्या बन गई, गैस, या क्या बन गई, या बन गई लिक्विड। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हुई। जैसे आपको पता ही होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि जो आइस होती है, जब उसे बाहर निकालते हो आप, हालांकि वो केमिकल रिएक्शन तो नहीं है, बट मैं स्टेट चेंज के लिए समझा रहा हूँ कि, बट इसको नहीं, इसको रहने देते हैं, ये थोड़ा सा गलत एग्जाम्पल हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो आप सबने अपने घर में जरूर देखा होगा। आप सबने देखा होगा कि आपके घर में ना कैम्फर होता है, कपूर, वो जो पूजा के अंदर यूज होता है, वो देखा होगा आपने, कैम्फर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल, उसमें क्या हुआ है, स्टेट में तो चेंज हुआ है। ठीक है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब क्या है कि कोई चीज मान लीजिए पहले ब्लू थी, रिएक्शन के बाद क्या हो गई, ग्रीन, है ना। जैसे अभी हम, आप रुक जाइए, मैं इसका एग्जांपल आपको समझाऊंगा कि जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो चेंज करता है। ठीक है, ब्लू से ग्रीन हो गया। टेम्परेचर में चेंज आना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई रिएक्शन के बाद क्या हुआ, कोई भी, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बीकर था, उस बीकर में मैंने कोई सब्सटेंस रखे थे, और मैंने क्या देखा, रिएक्शन के बाद वो एकदम से हॉट हो गया। ठीक है, ये भी कई सारी रिएक्शन में होती है, हम पढ़ेंगे। तो रुकिए, आपको हर एक रिएक्शन जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसके एग्जाम्पल में दूंगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका मतलब भी क्या है कि मान लीजिए कि एक बीकर था कोई, ठीक है, उसके अंदर आपने कुछ सब्सटेंस ऐड किया, मान लो आपने एक सब्सटेंस ए ऐड किया, एक सब्सटेंस आपने बी ऐड किया, और आपने क्या देखा रिएक्शन के बाद कि उसमें से कोई गैस रिलीज हो गई। ठीक है, अभी हम एक एक चीज समझेंगे, बस आप सब्र रखिए थोड़ा सा। ठीक है, रिएक्शन के बाद क्या हुई, गैस रिलीज हुई। तो ये चार चीजें हो सकती हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। एक काम करते हैं, इंपॉर्टेंट वाले को ना रेड से मार्क करते हैं, तो थोड़ा रेड क्योंकि दिखता भी है, थोड़ा सही रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में ना ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है आपके पेपर में, क्योंकि होगा क्या कि मान लीजिए आपने देखा तो ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि भाई अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो मैं स्टार मार्क करूँ उस पर ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या है कि अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। ये तो डेफिनेशन है। आसान भाषा में क्या होता है इसका मतलब कि एक केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या है, जब आप किसी भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को
सिंबल की फॉर्म में लिख दे, सिंबल्स की फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। उसके अंदर आप क्या करते हो? एलिमेंट्स के सिंबल, उनका केमिकल फार्मूला या रिएक्टेंट प्रोडक्ट की स्टेट, ये सब मेंशन करते हो, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। आसान भाषा में केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। तो जिसे लिखा है मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके लिए हम इसी को देखो, ये तो एक रिएक्शन दी हुई है आपको, लेकिन ये वर्ड फॉर्म में है ना। इसको अगर हम केमिकल इक्वेशन बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको? इसको हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg, तो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। बर्न्ट इन एयर, एयर का O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो हमने क्या लिखा? केमिकल फार्मूला ऑफ, है ना। तो ये देखो, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम का सिंबल, एयर का सिंबल, मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला, हमने ये मेंशन किया। तो Mg प्लस O2 मैंने से ऐसे लिख दिया, इसे बैलेंस कर लेते हैं, 2 2, ये बैलेंस भी हो गया, समझेंगे क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने इस पूरी वर्ड फॉर्म को यहाँ पे कौन सी फॉर्म में लिख दिया? मैंने इसको एक सिंबल की फॉर्म में लिख दिया। किसकी फॉर्म में लिख दिया? सिंबल की फॉर्म में। तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, सारे सिंबल्स यूज करके, तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। अब एक आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई इसकी नीड क्या है? व्हाट इज नीड? आप बोल तो रहे नीड क्या है इसकी, क्यों जरूरत है इसकी? क्योंकि ये क्या है? ये इजी है। आसान भाषा में क्या है कि इसको इजी है। आप अगर वर्ड की फॉर्म में लिखोगे ना तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, है ना। क्योंकि अब इतनी इतनी बड़ी रिएक्शन, देखिए ये इतनी सी रिएक्शन के लिए आपको इतने वर्ड लिखने हैं। तो आप जब स्टडी भी करोगे या आप जब रिएक्ट भी करोगे, कोई रिसर्च करोगे, तो कितना मुश्किल है। तो इसीलिए इक्वेशन में लिखते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो, कॉम्प्रिहेंसिबल हो और हम चीजों को आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो ये होती है केमिकल इक्वेशन। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूँ, जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले, बस ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं एरोहेड। इसको क्या बोलते हैं हम? एरोहेड। इसे बोलते हैं एरो हेड। और एरोहेड हमेशा क्या दिखाएगा? एरोहेड आपको क्या दिखाता है? एरोहेड दिखाता है आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि ये रिएक्शन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो इसे क्या बोलते हैं? एरोहेड। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए, आपकी केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है। पहली कौन सी है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या होती है? कि ये ऐसी इक्वेशन है, ऐसी टाइप की इक्वेशन है where the number of atoms is same in both reactant and product। मतलब जब किसी इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, तो आपको बात ज्यादा क्लियर होगी। जैसे यहां समझते हैं तो आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। C प्लस O2 गिव्स CO2। ये इसलिए आसान है समझाना। अब यहाँ पे आप देखिए कैसे हम समझेंगे कि बैलेंस है या नहीं है। आपको क्या करना होता है? सिंपल तरीका तो आपको आगे में, जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना, हमने कहा था कि लेफ्ट वाले रिएक्टेंट होते हैं और राइट वाला प्रोडक्ट होता है। अब आप यहाँ ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो पहली बात तो यहाँ एलिमेंट दो ही है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। मुझे अब ये बताइए रिएक्टेंट में कार्बन कितना है? ये वाली साइड में कार्बन एक ही है, देखिए, तो मैंने यहाँ पे एक ही है। प्रोडक्ट में जाइए, यहाँ पे कितना है कार्बन? यहाँ पे भी एक ही दिख रहा है, तो एक ही है। फिर आप आइए, फिर दोबारा रिएक्टेंट में, यहाँ पे ऑक्सीजन देखेंगे आप तो दो है, यहाँ पे कितने हैं? दो दिख रहे होंगे आपको। तो और प्रोडक्ट में देखिए तो यहाँ भी दो ही है, तो दो। तो यहाँ हमें क्या समझ में आया कि भाई यहाँ पे इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड दोनों में आप देखेंगे तो सेम है ना। दोनों में हमने क्या देखा कि हमारे जो नंबर ऑफ एटम है वो सेम है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या नाम दिया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या नाम दिया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे को लगता है बैठ गया होगा। दूसरा टाइप क्या है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका एक और नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इफ बाई चांस, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ,
ये एग्जाम में जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आ जाए, बट फिर भी देखो पता कुछ नहीं होता, तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसे बोल सकता है डिफाइन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल कुछ कौन सी है, ये अनबैलेंस वाली है। क्या होती है देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो बात क्लियर होगी। तो ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जब क्या हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होते तो उसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल से समझेंगे तो बात ज्यादा समझ में आएगी। तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब इसको आप वही ऊपर तरीके से समझिए जो हमने समझा। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कौन कौन से आइटम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एटम दिखेंगे, आपको एक दिखेगा एटम यहाँ पे Mg और एक दिखेगा O। अब मुझे बताइए, आप रिएक्टेंट साइड को ध्यान से देखिए। रिएक्टेंट साइड तो मैंने कहा ये रिएक्टेंट साइड होती है और ये प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Mg कितना है, यहाँ पे Mg 1 है, ठीक है। अब प्रोडक्ट में गए, यहाँ पे भी Mg कितना है, 1 है, ठीक है। आप रिएक्टेंट में अब ऑक्सीजन देखिए, रिएक्टेंट में यहाँ पे कितने 2 है, तो मैंने 2 लिख दिए। अब प्रोडक्ट में यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो आपने 1 लिखा। तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम नहीं है या अनइक्वल है। तो यहां से हमें क्या बात समझ में आई कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, किसमें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड उनमें क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अनबैलेंस में क्या होता है कि सेम नहीं होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल से समझाया भी। और कोई आपसे ये बोले कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन नाम। तो उम्मीद करते हैं कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और मैंने कोशिश भी की कि मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊं। अब एक चीज है, हमने एक चीज समझिएगा, हमेशा जितनी भी ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है ना, जिसका नाम मैंने अभी बताया आपको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इन सबको हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है। लिखा हुआ है वाई केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो ये एक वाई है हमारे सामने, क्यों ऐसा करना होता है, इसका आंसर भी मैंने यहीं पे लिखा है कि ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड। मैटर की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं मास, है ना, मास भी लिख सकते हैं। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कि भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप ना तो मास क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो अगर आप ना तो क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप मैं यहाँ पे लिखूं, ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हो, है ना, आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हो और ना और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो। जब आप ये दोनों काम नहीं कर सकते तो मुझे बताइए कि नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल कैसे हो जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल कैसे हो सकते हैं, है ना, हाउ। जब आप क्रिएट ही नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास तो हर जगह लगता है। तो इसीलिए आगे वही लिखा है, सो द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल इक्वेशन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। इसीलिए आप नहीं कर सकते, इसीलिए दोनों को सेम होना या इक्वल होना जरूरी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, है ना। इसीलिए दोनों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होना जरूरी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो आया ही है, ये क्वेश्चन आपका भाई बोर्ड में भी आ सकता है और या आपके एग्जाम में भी आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना है। क्या कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, तो मैंने आपको बताया क्यों जरूरी है, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या बताता है कि भाई मास को ना तो क्रिएट कर किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसीलिए नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल होना जरूरी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। और नहीं आया होगा तो आप प्लीज मेरे को आपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब आगे चलते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हिट एंड ट्रायल मेथड। बहुत ही अच्छे से समझेंगे क्या है कैसा है। कि अभी हमने समझा ना, अभी हमने यहाँ पे समझा कि बैलेंस करना जरूरी है ना, बैलेंस हो मतलब कि बैलेंस होना चाहिए। तो कैसे करते हैं, है ना, हाउ। तो इसके लिए एक मेथड भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी मेथड से हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें। इसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। इसी से हम सॉल्व करेंगे और पूरा समझेंगे कैसा होता है उसी एग्जांपल से जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, Fe प्लस में H2O gives Fe3O4 प्लस में H2। ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है,
ठीक है, स्केलेटल, इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो हिट एंड ट्रायल मेथड से फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। आरपी मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको लिखना है एलिमेंट्स। तो एक एलिमेंट है Fe, एक एलिमेंट है H, एक एलिमेंट है O, 3 एलिमेंट है आपके पास। अब आप देखिए रिएक्टेंट साइड में Fe कितना है। अच्छा, रिएक्टेंट साइड कौन सी होती है? ये वाली। और ये वाली कौन सी होती है? प्रोडक्ट साइड, है ना। ये प्रोडक्ट साइड, ये रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में Fe कितना है? यहाँ देखिए, यहाँ एक ही दिख रहा है Fe, तो एक ही लगा देंगे। यहाँ प्रोडक्ट साइड में देखिए Fe 3 है, तो 3 लगाएंगे। ठीक है। अब आइए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए रिएक्टेंट साइड में 2 है, यहाँ भी कितने हैं? यहाँ भी 2 है, तो 2 लगा दिए। ऑक्सीजन देखिए प्रोडक्ट साइड में 1 ही है, यहाँ कुछ नहीं, ये 2 हाइड्रोजन कहते हैं, एक ही दिख रहा है आपको, O, 1 लिखेंगे। यहाँ कितने? O 4 है, ये देखिए ना, O 4 है, 4 लगा दिए। अब बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, तो बैलेंस करने का सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना, बस इक्वल करना है। अगर ये प्रोडक्ट में 3 है, तो अभी हमने पढ़ा कि भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो कहता है सेम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको भी सेम करेंगे, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा ध्यान रखना आगे लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ, आगे लिखना है, पीछे नहीं लिखना। ठीक है, हमेशा लिखना आगे लिखना है, तो आपको आगे ही लिखना है, पीछे नहीं लिखेगा कोई। तो आपने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इसके आगे लिख दिया। अब आप आइए ऑक्सीजन में, देखिए ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने यहाँ भी 4 लिख दिया। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 लिखा, है ना, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ 4 लिखा, तो ये तो ऑटोमेटिकली 2 into 4 हो गया, है ना, 8 हो गया। तो मुझे क्या यहाँ नहीं करना पड़ेगा? मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, तो मैं इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका 4 में यहाँ कर दूंगा। ठीक है, अब आप देखोगे तो पूरा बैलेंस्ड हो गया। यहाँ पे 3 Fe, है ना, यहाँ पे 3 Fe, तो यहाँ पे भी 3 Fe, है ना, यहाँ पे 3 Fe, तो यहाँ पे भी 3 Fe। ठीक है, और इसे लेजर से समझा लेता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लीजिए, देखिए यहाँ पे 3 Fe, तो यहाँ पे भी 3 Fe, यहाँ पे 4 2 जा 8, है ना, तो यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन के आगे 4, क्योंकि अच्छा ये 4 लिखा है तो दोनों के आगे, मतलब इस वाले के आगे भी है, इस वाले के आगे भी है, तो ऑक्सीजन के आगे भी 4, तो यहाँ पे भी 4। तो इसी के साथ हमारी क्या हुई? बैलेंस। और जो हमारी नई रिएक्शन बनी है, वो क्या बनी है? जो हमारी क्या बोलते हैं कि हमने बैलेंस करी है, वो क्या बनी है हमारी बैलेंस वाली? तो हमारी बैलेंस वाली बनी है 3Fe प्लस में 4H2O gives Fe3O4 प्लस में 4H2। तो इसी के साथ ही हमने सीखा कि बैलेंस कैसे करते हैं। कैसे करते हैं आप सबको पता है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आप रिएक्टेंट लिखेंगे, आप लेजर पॉइंटर ले लेते हैं, ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्टेंट लिखेंगे, फिर आप प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे? सारे एलिमेंट्स के नाम, Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर रिएक्टेंट में कितना है, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट में पहले 1 था तो 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर प्रोडक्ट में जो है, तो जैसे Fe 3 था, हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन 4 था, फिर बैलेंस करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 था तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई किया, ये 4 से किया तो ये ऑटोमेटिकली 4 से हो गया, तो यहाँ भी 4 से करना पड़ा। तो ऐसे करके इस मेथड से पूरा, इसी मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हिट एंड ट्रायल मेथड समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा चला लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब वो टॉपिक शुरू हो रहा है जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे, और मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं कुछ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहली रिएक्शन कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहती है ये? द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब जिस रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे लिखा A प्लस B गिव्स C, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट तो एक ही है लेकिन रिएक्टेंट 2 हैं, तो जहां पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है वो मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए मैंने ना, आप गौर कर रहे होंगे कि मैंने वर्ड्स लिखे और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वर्ड्स का महत्व तो क्या है।
है ना, क्योंकि वर्ड्स की फॉर्म में रिएक्शन आ सकते हैं, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी वर्ड की ही फॉर्म में नोट करना, ठीक है, आपके लिए वही बेनिफिट होगा। और रिएक्शन में जितनी लिख रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिएक्शन का कुछ नहीं पता होता कौन सी रिएक्शन पेपर में आ जाए, तो आपको रिएक्शन पे तो ध्यान रखना ही है, हालांकि फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पे मार्क करूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली रिएक्शन जैसे बर्निंग ऑफ कोल है, तो इसके लिए रिएक्शन कौन सी लिखेंगे, कौन सी लिखूंगा मैं, जैसे लिखेंगे जैसे बर्निंग ऑफ कोल है, ये सिंपल सा, मतलब सी कार्बन बर्न किया ऑक्सीजन, तो क्या बना CO2, क्या बना CO2 बना, तो C+O2 CO। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो वाटर बनता है H2 प्लस में O2 से, तो मिलके क्या बन जाएगा H2O, लेकिन थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2, ये भी 2 हो गए तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्लेव्ड लाइन, इसको थोड़ा समझेंगे, इसके लिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिए, और ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या, इसके लिए CaO जब रिएक्ट करता है हाइड्रो सॉरी वाटर के साथ, तो मिला के क्या बनाता है CaOH ट्वाइस, ठीक। बैलेंसिंग आप देख सकते हैं, बैलेंसिंग है ही। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं स्पेशली मार्क किया आपके लिए क्योंकि ये एग्जाम में आती है और थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्लेव लाइन, और मैंने आपको बताया कि जैसे कैसे है CaO। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो CaO है ना, इसका केमिकल नेम तो मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड है भी आसान, लेकिन दिक्कत ये है कि क्या आपको इसका एक स्पेशल नाम होता है वो पता होना चाहिए, इसका स्पेशल नाम होता है क्विक लाइन, क्विक लाइन। और जो यहां लिखा है ना, इसका स्पेशल नाम होता है स्लेव लाइन, इसीलिए लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ स्लेव लाइन, इसका स्पेशल नाम होता है स्लेव लाइन। तो क्विक लाइन और स्लेव लाइन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि ये पूछते हैं एग्जाम में, और ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे अपने पेपर्स अगर प्रीवियस ईयर ना, मैं भी कराऊंगा आपको, बट आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो मैं गारंटी कह रहा हूँ कि ये वाली रिएक्शन को कहीं ना किसी फॉर्म में दिख जाएगी, तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्लेव लाइन, क्या होता है CaO जब रिएक्ट करता है H2O के साथ तो मिलकर बनाता है CaOH ट्वाइस, और ये जो CaO है ये क्विक लाइन है और CaOH ट्वाइस है ये स्लेव लाइन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें, आपको समझ में आया ही होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए आगे देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे चलते हैं। देखिए इसके अंदर ना दो शब्द को हम ऐसे याद करने की ट्रिक्स हैं, आप भी बना सकते हैं। दो शब्द है इसके अंदर, एक शब्द एक्सो, तो एक्सो से मैंने बना लिया एक्सो एग्जिट, और एक शब्द थर्म, और थर्म का मतलब जहां भी हो समझना साइंस में वो हीट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, वो कौन सी रिएक्शन होती है कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसे क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके दो एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। इससे पहला बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल इसकी रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में आ सकती है। क्या रिएक्शन है कि CH4 रिएक्ट्स विद, बर्निंग का मतलब O2 है ना, रिएक्ट्स विद O2, जिसमें हमारा क्या निकलता है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हमारा वाटर निकलता है और हमारी हीट निकलती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। इस रिएक्शन को बहुत अच्छी रिएक्शन है, बैलेंसिंग कर सकते हैं कि हाँ देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही है, तो 2 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 और 2 4 हो गए तो यहाँ भी बैलेंस करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 2 कर देंगे तो बैलेंस, अब ये पूरी बैलेंस हो गई है रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देखा होगा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये। और ये पता है आपको, ये आप 2020 जो 6 में बोर्ड हुआ है उसको उठा के देखिए एक बार, वहां आपको दिखेगी, ठीक है। ये तो दोनों ही, जो दोनों रिएक्शन लिख रहा हूँ ना मैं, ये दोनों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और ये एग्जाम में आई हुई है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको दीजिए। अगली रिएक्शन है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या है कि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है सेल्स में जाके रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, C6H12O6, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और मिलके बनाता है, मतलब कि CO2 H2O और एनर्जी रिलीज होती है, तो CO2 प्लस में H2O प्लस में एनर्जी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए, थोड़ी बैलेंसिंग करने की जरूरत है, जैसे यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ
6 नहीं है तो 6 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो 12 है तो यहाँ 6 लगाना पड़ेगा। तो अब ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 18 हो गई है, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस हो गई। ये दोनों रिएक्शन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इतनी बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई हुई है साथियों पेपर में, और दोनों में आप देखे होंगे इसमें हीट रिलीज और इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके दो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख भी दिए, और मैं आपको कह रहा हूँ कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है कि ये आ सकती है रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए मैंने स्टार भी मार्क करवाया है। आगे बढ़ते, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डीकंपोजिशन रिएक्शन वो होती है, पढ़ते हैं क्या होती है कि रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट से कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए ए आपका रिएक्टेंट था, इसे हमने ब्रेक हुआ है किसमें, इससे बना बी प्लस सी प्लस डी भी बन सकता है। तो जिसमें एक रिएक्टेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं, उसको डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें पहला रिएक्शन कौन सी है, थर्मल डीकंपोजिशन। अब ना ये देखिए, मैं आपको आगे ना इंपॉर्टेंट, ये जो है ना ये वाला पार्ट, इतना हिस्सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रिएक्शन आता है, इसमें लिख, पता है क्वेश्चन क्या आएगा, बोलेगा 3 टाइप की डीकंपोजिशन बताओ। तो ये 3 टाइप की डीकंपोजिशन, तीनों आपको पता होनी चाहिए। पहली है, शुरू करते हैं एक करके, पहली है थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पे डिकम्पोजिशन इसकी वजह से होता है, बाय हीटिंग होता है। ठीक है, एक इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके 3 एग्जांपल है और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं दिखी जाएंगे आपके सामने। तो पहली रिएक्शन है FeSO4। ठीक है, उसको जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं जैसे, है ना, तो ये टूटता है। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है कि भैया Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये ट्रायंगल का मतलब है, ट्रायंगल का मतलब हीट है। ठीक है, हीट हीट है इसका मतलब। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें समझाता हूँ। जो FeSO4 होता है ना, यहाँ पे देखिएगा आप, ये जो FeSO4 है, ठीक है, ये जो FeSO4 है इसका नाम होता है फेरस सल्फेट, और ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। और ये जो Fe2O3 है, ये Fe2O3 है, ये कौन से कलर का होता है, ये इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, और ये रेड ब्राउन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर। ये कलर इसीलिए बता रहा हूँ साथियों, ये कभी कभी ना जो केस स्टडी आ जाती है ना, या जो लैब वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें दिख जाएगा आपको। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा। तो पहली रिएक्शन कौन सी है, FeSO4 हीट करते हैं तो Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3 की फॉर्म में ये ब्रेक होती है, और रिएक्शन आई हुई है बोर्ड में, आई हुई। तीनों रिएक्शन जो थर्मल मतलब सब इंपॉर्टेंट है, तो जो तीनों मैं बता रहा हूँ। फिर अगली रिएक्शन है आपकी कि CaCO3, उसको जब हीट देते हैं तो वो किस में टूटता है, वो टूटता है CaO प्लस में CO2, इसमें टूटता है। ठीक है, और इसका नाम, अच्छा एक चीज है, इस CaO का तो मैं बताता हूँ, जो CaCO3 है ना, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको जो साइड में लिख रहा हूँ ना मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये मत सोचना कि साइड में लिखा है तो साइड ही कर देना है, नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए, अच्छा एक रिएक्शन बच गई यार हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन वाली, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन वाली जो तीसरी रिएक्शन है वो यहाँ पे लिखी मैंने, यहाँ पे देख लीजिएगा, समझ जाना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वो रिएक्शन क्या है, वो है PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, उसको हीट करते हैं तो वो किस में टूटता है, वो टूटता है PbO प्लस में NO2 प्लस में, अरे O2, वो O2 में टूटता है, PbO प्लस में NO2 प्लस में, एक मिनट यार, ये O2, हाँ इसमें टूटता है। ठीक है, PbNO3 ट्वाइस ब्रेक होता है PbO प्लस NO2 प्लस में O2 में टूटता है। ठीक है, अच्छा इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं एक बार जरा, है ना, कई बच्चे नाराज हो जाएंगे कि अच्छा अभी तो सिखाया बैलेंसिंग और खुद ही नहीं बैलेंस कर लेते हैं भैया, कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2Fe लगाना पड़ेगा, सल्फर 2 है पहले से बैलेंस ही है, और कहीं पे 2s 2 4 जा 8 और 3 और 2 6, 2 4 जा 8, और यहाँ पे Fe2O3 3 2 5 3 8 पूरे हैं, और 2 SO2 सब ठीक है, सब बैलेंस है। ठीक है, CaO वाले में 2C 2
तो सी इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। PbNO3 ट्वाइस को देख लेते हैं, PbNO3 ट्वाइस, और इसमें N दो, NO यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 2 4 जा 8 और हाइड्रोजन वहाँ पे है 6, 2 दूनी 4, तो 6 7, कुछ दिक्कत है। NO3 2 नहीं, एक काम करते क्योंकि हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, रुकिए रुकिए इसको ना 2 की बजाय से 4 करेंगे हम, तभी ये बैलेंस हो पाएगी। तो इसे मैं बैलेंस करता हूँ 4। अब देखिए आप ये बैलेंस हो जाएगी 4, ये 4 लिखा है मैंने, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ, बताओ बच्चे कहीं नाराज ही ना हो जाए, बोले अच्छा बेटा बहुत तेज हो रहे हो, अच्छे से लिखो, अच्छे से लिख देते हैं। नाराज नहीं होना आपको आप नाराज हो जाएंगे तो हमारा कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो PbO 4NO2, तो 4 दूनी 8 और 2 10 11। अब ये बैलेंस हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 2, यहाँ 2 लगा देंगे, 2 2 हो गई देखिए बैलेंस। तो 2 4 दूनी 8, 2 10, 2 12 और 2 6 12, ठीक। तो पूरी रिएक्शन तीनों बैलेंस कर दी है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हीट दें उसकी 3 रिएक्शन है। पहली रिएक्शन ये वाली है, दूसरी रिएक्शन ये वाली है, तीसरी रिएक्शन ये वाली है। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ तीनों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये क्या होती है, जब सॉरी ये डी कर लीजिएगा यार, डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी को ब्रेक करते हो, मतलब यहाँ पे तो हम हीट दे रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। उसमें रिएक्शन सिंपल सी आसान है। जैसे इसमें क्या होता है, जो H2O है वो ब्रेक होगा किस में, वो ब्रेक होगा आपका H2 और O2, हमने भी पढ़ा ही है, तो सबने पढ़ा ही होता है H2 प्लस में O2, ठीक है। यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन 2 है, तो बैलेंस कर लेते हैं 2। तो 2H2O प्लस में O2 है ना, ये आपको जब मिलता है 2H2 गिव्स H2 प्लस में O2, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। बहुत आसान है। और यहाँ पे आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इन तीनों रिएक्शन में ना यहाँ पे या तो ट्राइंगल बना लेना, हीट लिखना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लिखना है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता उसी से चलेगा ना कि किस लिए ब्रेक हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमने दिया है 2H2O को, तो H2 प्लस O2 में टूटा है। अब है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है, जब डिकम्पोजिशन को हम कैरी करते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, मतलब जब सनलाइट का यूज करके आप किसी भी रिएक्शन को ब्रेक करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसकी 2 रिएक्शन से आपको पता ही होगा, आपके नहीं, अगर थोड़ा आपको तो क्या मतलब थोड़ी बहुत जानकारी होती है जिसको, तो क्या होता है, 2 रिएक्शन है। एक है AgCl की रिएक्शन, कि AgCl गिव्स क्या, Ag प्लस में Cl2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 बैलेंस करना पड़ेगा, 2 यहाँ पे भी क्योंकि 2 Ag हो गए तो 2, तो 2AgCl गिव्स 2Ag प्लस में Cl2, ठीक है। और एक और इसका भाई है वो AgBr है, वो क्या है कि AgBr है ना, वो क्या, वो इट गिव्स AgBr गिव्स सेम। तो यहाँ पे Br2 बनता है और Ag बनता है, तो बैलेंस करेंगे, AgBr2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन है कि जहाँ पे, और दोनों में क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सनलाइट लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं SL लिख देता हूँ, आप लोग पूरा लिख देगा, ठीक है, सनलाइट। तो जब डिकम्पोजिशन सनलाइट की फॉर्म में कैरी होता है तो उसको बोलते हैं कि भाई मतलब कौन सी रिएक्शन है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। जब हीट की मदद से ब्रेक करें तो थर्मल डिकम्पोजिशन, जब इलेक्ट्रिक करंट की मदद से करें तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और जब सनलाइट की मदद से करें तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। और एक और बात मैं आप सबको बता रहा हूँ, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो दोनों रिएक्शंस हैं ये वाली, ये किस में यूज होती हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, ठीक है। किस में यूज होती है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी में यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, दोनों रिएक्शंस, ओके। और एक चीज और ध्यान रखना, जो सिल्वर क्लोराइड है वो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक चीज और समझिएगा, चलो मैं इसको यहाँ पे बताऊंगा आपको एक एग्जांपल से, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, देखिए दो समझिएगा, 2 चीजें हमने अभी समझी। एंडो से मतलब हो गया इन, और थर्म से तो मैंने बताया क्या मतलब हो गया, हीट। तो जिन रिएक्शंस को एनर्जी चाहिए होती है किसी भी फॉर्म में, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आसान भाषा में जिन रिएक्शंस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे मैं जो यहाँ पे समझा रहा था आपको, मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि जैसे AgCl है, ठीक है,
इसको हमने सनलाइट दी और एक इसमें ब्रेक हुआ Ag प्लस में Cl2 में ब्रेक हुआ। तो मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ Cl2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, जो ये हो गया। और एक इसका भाई है, मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ उनको, AgBr गिव्स, है ना, सनलाइट की फॉर्म में क्या मिलता है 2Ag प्लस में Br2। मैंने ये दोनों आपको बताया कि दोनों रिएक्शंस कहाँ यूज होती हैं, ये यूज होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, इसमें यूज होते हैं। तो मैंने आपको एक चीज अभी क्लियरली मेंशन करी थी, क्लियरली एकदम, ठीक है, क्या कि दोनों ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल लिया तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इसमें हीट हम दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे ये तो लिखा हुआ ना सनलाइट, यहाँ पे हीट प्रोवाइड हो रही है। तो मैंने बताया कि एंडोथर्मिक में हीट देनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज और, ये जो AgCl है ना, हमेशा ध्यान रखना कि ये जब सनलाइट की प्रेजेंस में आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रे कलर में। तो ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगली रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देना, हटा देना। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, हटा दिया, अरे कि डिस्प्लेस कर देते हैं लोग। तो जब जिस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो उसको क्या बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे डबल डबल लिख दिया था, कोई बात नहीं, काट देंगे इसको, कि जहां पे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होता क्या है इसमें समझिए। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल फिर आपको एक उदाहरण दूंगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई A प्लस में B है और उसका कोई सॉल्यूशन है, मान ले हमें B C उसका सॉल्यूशन है, मान लो, या B D मान लेते हैं। ठीक है, B D उसका सॉल्यूशन। तो A क्या करेगा, B को यहां से हटा देगा, ठीक है, और खुद उसकी जगह पे चला जाएगा। तो AD प्लस में B, तो ये जो हुआ है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ, बात समझ में आएगी आपकी ज्यादा। सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, सारे बच्चों को कुछ याद रहेगा, ये तो बहुत अच्छे याद रहते हैं, कि जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, आयरन ने उससे रिएक्ट किया, तो वो क्या करेगा, आयरन चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है, थर्ड चैप्टर में पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज में, ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, तो ये इसकी जगह खुद आ जाएगा। तो FeSO4 प्लस में Cu। ठीक है, इसी का ना एक वो भी है, मतलब एक कह सकते हो आपकी एक्सपेरिमेंट टाइप है या लैब एक्टिविटी, उसको देख लेते हैं एक बार कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें आपने डाल रखा है कॉपर सल्फेट, ठीक है, थोड़ा भर देते हैं, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने इसके अंदर डाल रखा है, ठीक है, CuSO4। CuSO4 चूंकि किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, और इसमें आपने क्या डाला, इसमें आपने एक आयरन डाल दी, ठीक है, लोहे की आयरन, सॉरी आयरन कह रहा हूँ, आयरन नेल। तो आपने इसके अंदर एक आयरन नेल डाल रखी, ठीक है, ये आयरन नेल है। जब रिएक्शन होगी ना, आप क्या देखोगे कि जो आयरन नेल है ना, जो आयरन नेल है, ये थोड़ा सा ब्राउन कलर तो नहीं हो पा रहा है, बट ये समझ लीजिए, छोड़ो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, कहीं आप समझोगे यार ये क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो जो आयरन नेल होती है ना बच्चों, वो किस कलर की हो जाती है, तो आयरन नेल होती है, हाँ, जो आयरन नेल होती है वो ब्राउन कलर की हो जाती है, आयरन नेल ब्राउन कलर की हो जाती है। तो जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल डालते हैं तो आयरन नेल ब्राउन हो जाती है। पेपर में क्वेश्चन आता है क्यों, तो आपका आंसर क्या होता है, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। किसमें, जो जो आयरन होता है वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को उसके सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है जो बहुत, ये वाली जो पेपर में बहुत आती है, ये वाली रिएक्शन। और ये एक्सपेरिमेंट भी था, मैंने आपको समझाया कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन नेल डालते हैं तो ब्राउन कलर की हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो आयरन होता है वो कॉपर सल्फेट को, मतलब कॉपर को, जो कॉपर सल्फेट होता है उससे कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, इसीलिए क्या होती है, रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन और है, उसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, वो भी मतलब बच्चों को याद रहती है, उसमें कुछ दिक्कत है नहीं, सब याद रहती है। जो क्या है वो, कि जो Zn प्लस में कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें भी क्या होता है, जिंक कॉपर को हटा देता है तो बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस में C। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दो एग्जांपल आपके जिंक के, इसमें भी क्या हुआ देखोगे आप,
तो जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो उसने कॉपर को हटा दिया। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे भी क्या हुआ था, आयरन को हटा दिया था, है ना, और यहाँ पे कॉपर अलग हो गया, यहाँ पे भी कॉपर अलग हो गया। तो दोनों रिएक्शन आपको याद रखनी है कि Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu, जिंक प्लस CuSO4 gives जिंक ZnSO4 प्लस में Cu। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस नाम से समझ में आ रहा है 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ या म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। दो कंपाउंड में जब क्या होता है, एक्सचेंज होता है आयंस का, तो उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है AB प्लस में यहाँ पे लिखा है CD, तो होगा क्या इस रिएक्शन में, A चला जाएगा D इसके पास और C चला जाएगा B के पास, तो होगा क्या, अभी रिएक्शन क्या बनेगी, AD प्लस में BC। तो यहाँ पे क्या हुआ आप देखोगे, तो इन दोनों ने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया। तो जब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल तो देना ही है, और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ रिएक्शन के एग्जाम्पल सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ एक एग्जाम्पल जो बहुत पॉपुलर भी है, Na2SO4, मतलब सब बच्चों को पता होता है, प्लस में BaCl2 gives BaSO4 प्लस में 2NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे SO4 पहले Na2SO4 के पास था, लेकिन यहाँ पे Cl के पास चला गया। पहले BaCl2 के पास था, यहाँ पे SO4 के पास चला गया। और एक और बात, ये जो BaSO4 है, ये जो BaSO4 है, इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो BaSO4 है ना, ये एक प्रेसिपिटेट होता है और प्रेसिपिटेट होता है, और दूसरी बात इस कौन से कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट, और इसी वजह से इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एक और बात देखो, हमने क्या बताया, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, जैसे एक एग्जांपल भी दिया आपको, और इसमें BaSO4 व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है, इसलिए इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस प्रेसिपिटेशन नहीं होती, ध्यान रखिएगा, हर रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, मतलब उनको आप देख लीजिए, एक बार ये वाला एग्जांपल भी देख लीजिए। जैसे लिखा मैंने, ये भी एग्जाम में आता है कि Ki, एक मिनट, हाँ, Ki प्लस में PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, इट गिव्स, क्या गिव्स कि PbI2 प्लस में 2KNO3 से बैलेंस कर लेते हैं। दो लगा दिए हैं, 2K तो 2K लगाना पड़ेगा, 2I बैलेंस, NO3 3 दूनी 6, 2 3 6, ठीक है, बैलेंस है। तो एक तो ये रिएक्शन है, इसमें भी आप देखोगे कि पहले आयोडीन के साथ पोटेशियम, मतलब कि पोटेशियम था, फिर ये पोटेशियम NO3 के साथ चला गया, यहाँ पे Ki के साथ था, यहाँ पे NO3 के साथ चला गया, यहाँ पे लेड NO3 के साथ था, यहाँ पे लेड आयोडीन। ये भी एग्जाम में आती है, ये भी एग्जाम में आती है रिएक्शन। ठीक है, ये भी एग्जाम में आती है। और अच्छा एक चीज और, मैं पहले नाम भी बताता हूँ। देखिए जो Na2SO4 है ना, इसका इसे लेजर पॉइंटर से बताता हूँ, एक मिनट करता हूँ मैं, एक रिएक्शन और लिख देता हूँ, एक दूसरी रिएक्शन आप देखिए। अच्छा, जो PbI2 होता है, इसमें पूछ सकते हैं आपसे कौन सा कलर का पीपीटी बनाता है, तो ये येलो पीपीटी बनाता है, येलो पीपीटी। ठीक है, अब एक और रिएक्शन है 2KBr प्लस में BaI2 गिव्स क्या, Ki2 बैलेंस भी कर लेते साथ में, 2Ki प्लस में Br2। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आप देखिए, अच्छा इस रिएक्शन में कोई पीपीटी नहीं बन रहा है, तो मैंने भी बताया था ना कि ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट पीपीटी, तो ये उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीजें जो आपको ना कुछ थोड़ा पता होना चाहिए, तो उससे थोड़ा इजी रहता है। जैसे जो Na2SO4 है, जहां मेरा पॉइंटर है, इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट, इसका नाम होता है बेरियम क्लोराइड, इसका नाम होता है बेरियम सल्फेट, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम होता है पोटेशियम आयोडाइड, इसका नाम होता है लेड नाइट्रेट, इसका नाम होता है लेड आयोडाइड, इसका नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट, इसका नाम होता है पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका नाम होता है
बेरियम आयोडाइड, इसका नाम होता है पोटेशियम आयोडाइड, इसका नाम होता है बेरियम ब्रोमाइड। तो ये नाम याद रखना, मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो तो उसे रिएक्टेंट में, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऐड हो जाए, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे C प्लस में O2 गिव्स CO2, तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है, फिर है, अच्छा एक रिएक्शन और है, मैं उसमें आपको ना दोनों चीज समझाऊंगा, अभी 2 मिनट रुक जाइए। रिडक्शन रिएक्शन किसे बोलते हैं? जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। नाम से समझ में आ रिडक्शन। अच्छा, इसको तो ऐसे क्यों समझ सकते हैं? देखो, ऑक्सी एडिशन, तो ओ से ऑक्सी, एडिशन से एडिशन। रिडक्शन में आप समझ सकते हो कि भाई रिड्यूस कर दिया, हटा दिया, कम हो गया। तो जहां पे हाइड्रोजन ऐड हो जाए और ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। जैसे एक रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये तो आपकी सदाबहार रिएक्शन, अभी आगे भी काम आएगी। CuO प्लस में H2 गिव्स Cu प्लस में H2O। अब यहाँ आप देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आई होगी। यहाँ देखिए, ये ऑक्सीजन हट गया है यहाँ से, ये ऑक्सीजन हट गया है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ। तो ऑक्सीडेशन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो, और रिडक्शन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन हटे। और जहां पे दोनों, वहीं पे अगली है रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पे हमने क्या समझा कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड होती है, ऑक्सीजन हटती है तो रिडक्शन। अब आती है रिडॉक्स। इसे में ना 2 नाम है, इसमें 2 नाम है। एक तो रेड, ऐसे रेड और ऑक्स। रेड से यहाँ मतलब है रिडक्शन, रेड से हो जाएगा रिडक्शन। ये सब इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको आसान पड़े। और ऑक्स से है ऑक्सीडेशन, याद करने के लिए। तो जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, है ना, टेकिंग प्लेस टुगेदर, उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल जो अभी हमने दिए वही काम आता है वापस। ठीक है, तो जैसे CuO प्लस में H2 गिव्स Cu प्लस में H2। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी, अभी दिखेगी, नहीं दिख रही तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, देखिए। अरे यार, थोड़ा सा ये तो अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा सुंदर बनाते हैं, नहीं तो आप लोग तो नाराज हो जाओगे कि सर बताओ अच्छे से नहीं लिख रहे हो आप, गलत बात है। देखिए, चलिए, जैसे इस यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले हिस्से में यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। आप देखेंगे तो ऑक्सीजन हटा है। और इस वाले हिस्से में क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप, हाइड्रोजन के पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे O ऐड हो गया है, और यहाँ पे इसके पास CuO था, लेकिन यहाँ पे Cu नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आगे है कोरोजन। अच्छा, ये जो 2 है ना, ये जो इसके बाद के से कहीं कहीं पे कट हुआ होगा, बट हम इसको एज अ मतलब कि इफेक्ट समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का क्या इंपॉर्टेंट होता है, बस उसीलिए रखा गया। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल में ना पढ़ा तो नाराज मत होइएगा, मैं बस इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि नुकसान तो नहीं है, फायदा ही होगा पढ़ने से क्या नुकसान होता है। ठीक, पढ़ लेते हैं। तो जब किसी मेटल को एक्सपोजर मिलता है मॉइस्चर का, एयर का, एसिड का, तो उस पे एक लेयर बढ़ जाती है हाइड्रेटेड ऑक्साइड की। ठीक है, जिससे क्या होता है? मेटल वीक होता है, और मेटल को बोले जाते हैं कोरोडेड। मतलब जब किसी मेटल को आपने बाहर रखा, उस पर पानी, हवा, इस सब का रिएक्शन हुआ, तो उस पर एक लेयर चढ़ गई हाइड्रेटेड ऑक्साइड की, जिससे वो मेटल वीक हो गया। तो तब उस मेटल को हम क्या बोलेंगे? कि वो कोरोडेड है। ठीक है, एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन पे एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, इसे बोलते हैं जंग लगना, वो हो गया। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर का काला पड़ जाना। और ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर के ऊपर देखा होगा आपने बचपन में, आप तांबे का छल्ला पहनते थे, उंगली में होता है ना कि रिंग जैसा, वो हरे कलर का हो जाता है। तो ये जो 2 चीजें है ना, ये वाली 2 चीजें, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में आता है कि भैया सिल्वर पे कौन सी कोटिंग हो जाएगी या कॉपर पे कौन सी कोटिंग हो जाएगी, तो ये कोरोजन के एग्जाम्पल है। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे ना ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम से मुझे चमका तो मैंने कहा बता दूं आपको, ये आई हुई है एग्जाम्स में। ठीक है, अब कोरोजन को किससे प्रिवेंट किया जा सकता है ना, बचाना तो पड़ेगा। तो कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंट्स। पेंट्स तो पता ही आपको, पेंट्स। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? किसी भी
एटम पर जिंक की लेयर चढ़ाना, है ना, जिंक की लेयर को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से, कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी पर कोई मेटल की लेयर चढ़ा देना, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो कोरोजन का पूरा ये टॉपिक है। इसमें मैंने क्या बताया कि भैया जब कोई मेटल है उस पर मॉइस्चर एयर एसिड पड़ता है तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म होता है जिससे मेटल वीक हो जाता है। ठीक है, और एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है गैल्वेनाइजेशन वगैरह से। अगला टॉपिक है रेंसिडिटी। तो होता क्या है, जब जो फैट्स ऑयल्स वगैरह जब एयर से कनेक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी, और उससे क्या होता है कि बैड स्मेल, क्योंकि हमारे और फूड खराब हो जाता है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जैसे आपने ब्रेड रखा या कोई बाहर रख दी कोई चीज तो वो खराब हो जाती है, उसमें बैड टेस्ट आता है, उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। आप कैसे कर सकते हो उसको, भाई उसमें आप कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दिए तो उससे बच सकता है, या आपने फूड को बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दिया, तो ये रेंसिडिटी को ऐसे मतलब क्या बचा के रखते हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी मतलब खाने का खराब हो जाना, बिल्कुल जब गंदी स्मेल आती है उससे स्मेल आती है, बैड टेस्ट आना, और उसको प्रिवेंट हम ऐसे कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने एक मतलब हिस्सा रखा है उसमें, इसका मैंने नाम दिया ऑरेंज बॉक्स कंटेंट। ये आप देखोगे ना एनसीईआरटी में होता क्या है, अगर आपने अपनी एनसीईआरटी देखी हो, है ना, तो आपकी एनसीईआरटी में, इसे वाइट से कर देता हूँ, तो आपकी जो एनसीईआरटी है ना, उस एनसीईआरटी में आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि वहां पे कहीं कहीं पे ना ऑरेंज कलर के बॉक्स बने हुए हैं, तो जो उनके अंदर का कंटेंट ना साथी उसका, तो उसका इंपॉर्टेंस तो मतलब बहुत ज्यादा है, वो आप देखोगे पेपर में आपको दिखेगा, तो इसीलिए मैंने ऑरेंज बॉक्स कंटेंट के नाम से क्रिएट किया है इसको, तो आपके काम आएगा। ठीक है, देखते हैं तो क्या लिखा है, इसको मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ एक बार बस, फिर लिखेंगे ब्लैक, कि सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। अब मैं ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये आपने भी पढ़ा है, जैसे CaO जब रिएक्ट करता है H2 के साथ तो बनाता है CaOH ट्वाइस। ठीक है, CaO जब रिएक्ट करता है H2 के साथ तो बनाता है CaOH ट्वाइस। ठीक है, तो ये है ना, ये चीज, ये जो ये वाला सॉल्यूशन है आपका, इसको स्लेट लाइम बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। ठीक है, ये जो इसका एक और नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्ट करता है ना, इट रिएक्ट स्लोली, अच्छा एक इस रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन दी वॉल्स। होता है क्या, जब आपने इसको व्हाइट वॉश मतलब व्हाइट वॉशिंग का पेंट का आपने यूज किया, तो ये जो CaOH ट्वाइस है ये रिएक्ट करता है CO2 के साथ और फॉर्म करता है CaCO3। ठीक है, और प्लस में बचा क्या अपना CaCO3 तो यहाँ यूज हो गया, तो H2 बचा, H2 निकल गया अलग। तो ये जो CaCO3 है ना, ये सॉरी ये जो CaCO3 है ये वाला, एक मिनट यार इसको ठीक कर लेता हूँ मैं, नहीं तो ये जो CaCO3 है, ठीक है, ये क्या करता है, एक शाइनी फिनिश देता है, शाइनी फिनिश टू वॉल्स। ये जो CaCO3 आपका ये शाइनी फिनिश मतलब चमक देता है, तो आपने देखा होगा पेंट करने के बाद चमक आ जाती है, तो चमक के पीछे ये जिम्मेदार होता है CaCO3। ठीक है, तो इतने आपको ध्यान रखना है। और मजे की बात है जो मार्बल का है उसका भी केमिकल फॉर्मूला CaCO3 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में चमका आ सकता है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज दिस। ठीक है, तो ये मैंने दो चीज बताई कि भैया ये जो स्लेट लाइम का सॉल्यूशन होता है किसके लिए यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए, है ना, यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। और ये जो CaOH ट्वाइस है ये स्लोली रिएक्ट करता है CO2 के साथ और क्या देता है CaCO3, जिससे एक शाइनी फिनिश आती है, और मार्बल का फॉर्मूला भी CaCO3 होता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने पूरी कंप्लीट वीडियो देखी है तो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट जो है ना, अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी है तो आपके पूरे जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट वाला काम मैंने उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी है कि किसी भी बच्चे को कंसेप्ट ना छूटे। मैंने सारी चीजें फ्लो में रखी हैं ताकि वो फ्लो भी आपका बरकरार रहे। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर करने की कोशिश की है ना, वो भी आपको भला रहे। और मैं आप सबको ये बता रहा हूँ कि ये जो बैच है ना, ये बैच मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना ऑफलाइन भैया ट्यूशन बंद कर दीजिए, नहीं, आप वहाँ जाते रहिए क्योंकि वहाँ पे आपको डिसिप्लिन टेस्ट वगैरह सब होगा, लेकिन आप इन वीडियोस को देखिए रिवीजन की तरह। क्या होता है कभी कभी को ना ऑफलाइन में इतना मुश्किल, क्योंकि मैंने खुद 5 साल 6 साल ऑफलाइन पढ़ा है, तो वहाँ पे ये होता है कि आप बहुत
मतलब जल्दी से रिवाइज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया आपका, इंपॉर्टेंट रिएक्शन वगैरह सब। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और बात, आपको अगर लगता है कि कोई बच्चे ऐसे हैं, हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता ट्यूशन, तो उसको भी आप ये शेयर कीजिएगा कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। पूरा मैंने कोशिश की है बिल्कुल ऑफलाइन देने का, क्योंकि मैंने 5 साल ऑफलाइन पढ़ाया है, तो मेरे को पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को, ऑफलाइन में कैसे चीजें डिलीवर की जाती हैं। तो आप उनको शेयर कीजिएगा, उनको बिल्कुल ऑफलाइन। मैं कह रहा हूँ आपको है ऑनलाइन, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप पूरा ऑफलाइन वाला जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कर सकूं, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। आप जो रूरल, अगर आप ऐसे जानते हैं आपके दोस्त जो रूरल एरियाज में रहते हैं, उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि मैं आप सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी करूं। और अभी तो ये हुआ है, फिर मैं Q&A क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो बनाऊंगा। देखो मैं ना थ्योरी और क्वेश्चन आंसर अलग अलग इसलिए रखता हूँ क्योंकि थ्योरी बिल्ड हो गई ना, तो क्वेश्चन आंसर देखिए इसमें आधे क्वेश्चन आंसर जो है ना चैप्टर के अभी सॉल्व हो जाएंगे आपके थ्योरी के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कवर हैं जो नहीं होंगे, वो हम मिलके करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप सभी 10th में एकदम जबरदस्त मार्क्स लिखेंगे। थैंक यू।